हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं, लेकिन एरर्स में जो रूल्स हैं, पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं ताकि हमें एरर्स को निकालने में आसानी रहे। आई वॉन्ट, वैसे तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव। अब मैं आज वॉन्ट के बारे में कुछ बता रही हूँ। आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। वॉन्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। पहली बात ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस पता है बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता। अब आप देखो, ये पहला वर्ब जिससे हमें टेंस पता चल रहा है, ये फाइनाइट वर्ब होता है और ये नॉन फाइनाइट्स में आता है, यानी जिसके ऊपर टेंस और सब्जेक्ट का कोई रूल लागू नहीं होता। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे यहाँ पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। तो ये फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग चलता है और ये नॉन फाइनाइट्स में आता है, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब, यानी इस वर्ब का कनेक्शन भी इसी सब्जेक्ट से है। सो आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, यानी मैं चाहता हूँ पढ़ाना, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। अब इसी का अगर हम यहाँ पैसिव वॉइस बना दें तो पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस ये होता है, यानी आई चाहता है कि आई के साथ ये काम हो, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है। सो आई वॉन्ट टू बी टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाए। तो ये तो था कि जब दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति से होता है, और एक ऐसी सिचुएशन भी होती है कि इसका संबंध इससे टूट जाता है, तो इसका संबंध जिससे है वो यहाँ आना चाहिए इस वर्ब से पहले। जैसे कि ये सेंटेंस है, आई वॉन्ट हिम टू टीच इंग्लिश। अब जैसे यहाँ पर आई कह रहा था कि मैं ही इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पर आई चाहता है हिम, कि हिम से चाहता है कि हिम ये काम करे। अब ये हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसका, कि आई वॉन्ट हिम, लेकिन हिम यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है कि हिम ने ये काम करना है, पर हम इसे ऑब्जेक्ट वाली शक्ल में लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे। सो आई वॉन्ट हिम टू टीच इंग्लिश। तो जब भी वांट, ये वांट वाला ये रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब वांट के बाद वाला काम इसी से संबंधित है तो सीधा वर्ब के बाद वर्ब। अगर वांट के बाद वाला ये वाला काम किसी और व्यक्ति से संबंधित है तो वो व्यक्ति पहले आना चाहिए या वो वस्तु पहले आनी चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में होनी चाहिए। सो आई वॉन्ट हिम टू टीच इंग्लिश, तो मैं चाहता हूँ कि वो इंग्लिश पढ़ाए। तो एक तो ये तरीका है जब दूसरा व्यक्ति आए। दूसरा तरीका ये है कि हम एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं कि वांट के फ़ौरन बाद दैट लगा दें, उसके बाद ये हिम जो है ये ही की शक्ल में हो जाएगा, क्योंकि अब हम एक पूरा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो ही सब्जेक्ट है। सो आई वॉन्ट दैट ही, इसमें शुड ज़रूर लगेगा, हालांकि हिंदी में चाहिए शब्द नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वांट के बाद अगर आप दैट लगाकर सेंटेंस बनाएंगे तो शुड लगेगा। सो आई वॉन्ट दैट ही शुड टीच इंग्लिश। वैसे स्पोकन में ये तरीका ज़्यादा यूज़ होता है। आई वॉन्ट हिम टू बी टॉट इंग्लिश। अब हम चाहते हैं, आई चाहता है कि हिम के साथ ये काम हो, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। सो आई वॉन्ट हिम टू बी टॉट इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि इसको इंग्लिश पढ़ाई जाए। ऐसे ही लॉन्ग मेथड में भी है, आई वॉन्ट दैट ही शुड बी टॉट इंग्लिश, कि उसे इंग्लिश पढ़ाई जाए। एक दूसरा जो यहाँ पर एरर्स में रूल आपको देखने के को मिलेगा वो ये है कि इट वॉज क्लेवर ऑफ हिम। ये फिक्स्ड है कि पहले इट आएगा, उसके बाद या तो इज़ आर आएगा या वाज वर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद ऑफ, और उसके बाद कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, क्योंकि इसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सो इट वॉज क्लेवर ऑफ हिम, यानी ये हिम का, उसका क्लेवर होना था कि उसने ये काम किया, हालांकि वो काम कर चुका है। नॉर्मली इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि ये काम अभी होना है, लेकिन इन सेंटेंसेस में इसका मतलब होता है कि ये काम हो गया। सो इट वाज क्लेवर ऑफ हिम टू हाइड द ट्रूथ, ये उसका चतुर होना था कि उसने सच्चाई को छुपा लिया। स्पोकन में अगर यही बात कहनी हो, कोई सिचुएशन हमारे सामने, तो जैसे हम कहते हैं ना, वो कितना, देखो कितना चालाक है, कितना चतुर है, तो हम कहते हैं सो क्लेवर ऑफ हिम, बस इतना ही बोलते हैं, क्योंकि आगे पूरी सिचुएशन पता है। तो स्पोकन में ऐसे भी यूज़ होता है, सो नाइस ऑफ यू, सो क्लेवर ऑफ हिम, सो थॉटफुल ऑफ यू। इट वॉज नाइस ऑफ यू,
प्रपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट ये फिक्स है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब इट आएगा, फिर ये तो आपको जो लगाना है व्यक्ति उसकी बात करें वो आएगा। सो इट वॉज़ नाइस ऑफ यू, यानी ये तुम्हारा अच्छा होना था, मतलब ये तुम्हारा अच्छा होना दिखाता है। टू लिसन टू मी पेशेंटली, कि आपने मेरी बात को बड़े सब्र से सुना। सो नाइस ऑफ यू स्पोकन में हम ऐसे कहते हैं। टू टीच द सेम टॉपिक, ये अगला रूल है कि कोई सब्जेक्ट, अगर कोई क्रिया हमारा सब्जेक्ट है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव यूज़ होता है। वैसे यहाँ पर जेरेंड भी यूज़ हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। टू टीच द सेम टॉपिक डेली इज़ बोरिंग फॉर अ टीचर, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें टू प्लस शुरू में आ रहा है और बीच में कोई कॉमा नहीं है, तो पहले आप लास्ट वाला पढ़ेंगे तो आपको समझना ईजी रहेगा। इज़ बोरिंग फॉर अ टीचर, एक टीचर के लिए बोरिंग है क्या? टू टीच, पढ़ाना, क्या पढ़ाना? द सेम टॉपिक डेली, सेम टॉपिक को रोज़ पढ़ाना। यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, हमारा वैसे जो मूल बेसिक सब्जेक्ट है वो ये है, क्योंकि ये चीज़ें इससे रिलेटेड है तो ये इसके साथ ही आएंगी। सो ये टीचर के लिए बोरिंग होता है। टू बी टॉट, अब मैंने आपको ऊपर बताया कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। द सेम टॉपिक डेली इज़ अ टॉर्चर फॉर द स्टूडेंट्स। अब पहले हम पीछे देखते हैं कि इज़ अ टॉर्चर फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए टॉर्चर है। अब स्टूडेंट्स ये काम नहीं करते, उनको पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर टू टीच अगर हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। टू बी टॉट द सेम टॉपिक, रोज़ सेम टॉपिक पढ़ाए जाना, इज़ अ टॉर्चर फॉर द स्टूडेंट्स। तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप वर्ब के बाद वाले हिस्से का मीनिंग पहले समझेंगे तो ये आपको ईजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पैसिव वॉइस आना चाहिए या एक्टिव वॉइस आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पैसिव वॉइस लगा दूँ और यहाँ एक्टिव वॉइस लगा दूँ तो दोनों सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। सो चलिए अब एरर्स की तरफ देखते हैं। एरर्स में यही रूल्स यूज़ किए गए हैं, कुछ और भी पुराने रूल्स हैं। सॉरी। शी वॉन्ट्स टू फॉरगिव फॉर हर मिस्टेक, वह चाहती है माफ़ करना अपनी गलतियों के लिए। तो अपनी गलतियों के लिए माफ़ नहीं करेगी, माफ़ किए जाना चाहती है, यानी वो चाहती है कि उसके साथ ऐसा हो, तो यानी ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। शी वॉन्ट्स टू बी फॉरगिवन फॉर हर मिस्टेक। शी इज़ सो थॉटलेस टू यूज़ काइंडली वर्ड्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं। TOO2, वो इतनी ज़्यादा विचारहीन है कि वो काइंडली वर्ड्स मतलब सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ कर ही नहीं सकती है। यहाँ पर TOO2 आना चाहिए। जब यहाँ पर TOO2 एडवर्ब आता है और यहाँ पर इन्फिनेटिव आता है तो इस वाले पोर्शन का मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है। सो शी इज़ टू थॉटलेस टू यूज़ काइंडली वर्ड्स। अगर हम यहाँ सो यूज़ करते हैं तो हमें इसके बाद दैट लगाकर पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, यानी एक क्लॉज लगानी पड़ेगी कि शी इज़ सो थॉटलेस दैट शी कैन नॉट यूज़ काइंडली वर्ड्स। वाई डिड द बैंक रॉब, बैंक ने क्यों लूटा, बैंक नहीं लूट सकता, ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। सो वाई वॉज, पैसिव वॉइस में डू डज डिड कभी भी नहीं आते, इसकी जगह पर वॉज वर आएगा। सो वाई वॉज द बैंक थर्ड फॉर्म रॉब्ड, यानी बैंक को जो कुछ किया गया बैंक को किया गया, तो ये पैसिव वॉइस है। इट वॉज रिवेंजफुल ऑफ यू, ये वाला पैटर्न है जो मैंने आपको भी बताया। रिवेंजफुल होता है बदला लेने की भावना रखने वाला, बदलाखोर जिसको बोलते हैं। तो ये तुम्हारा रिवेंजफुल होना था। हर्टिंग हर, कि तुमने उसका दिल दुखाया। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, फिक्स रूल है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आता है, आप और कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं और कोई फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू हर्ट हर। शी सैड दैट शी विल नॉट गो टू द पार्टी, ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज यानी जब स्टार्टिंग वाली क्लॉज पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म्स यूज़ होती हैं। अगर हम कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई ऐसी बात नहीं करेगी जो हमेशा के लिए सच है, तो विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसको हमने कुछ नहीं करना। सो शी सैड दैट शी वुड नॉट गो टू द पार्टी, मीनिंग वही है कि वो पार्टी में नहीं जाएगी, लेकिन हम यहाँ विल नहीं यूज़ कर सकते। फॉर हाउ लॉन्ग इज़ ही ड्राइविंग द बस, कितनी देर से, कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में होता है, उसमें इज़ एम आर नहीं आएगा, हैज़ बीन। सो फॉर हाउ लॉन्ग, ये इज़ जो है ये यहाँ आएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन ड्राइविंग द बस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। शैल आई टेल यू अ जोक, मैंने आपको बताया था कि शैल जब क्वेश्चन की फॉर्म में यूज़ होता है तो उसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं, अभी की बात कर रहा है कि क्या मैं आपको एक जोक सुनाऊं, परमिशन नहीं मांग रहा, पूछ रहा है कि सुनाऊं। द बॉक्स इज़ इनफ हैवी टू स्लिप फ्रॉम योर हैंड, बॉक्स इतना भारी तो है, यानी ज़्यादा भारी तो नहीं लेकिन इतना भारी तो है कि तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। अब जैसे यहाँ पर
TOO लगाने से इस इन्फिनेटिव का मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है। ऐसे इनफ वाले सेंटेंसेस में इनका मीनिंग अपने आप ही पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे इसमें टू पहले आता है, यानी मात्रा पहले बताई जाती है, अच्छाई या बुराई बाद में बताई जाती है। इसमें उल्टा होता है, पहले अच्छाई या बुराई, वो कितना भारी है वो बाद में। सो द बॉक्स इज़ हैवी इनफ टू स्लिप फ्रॉम योर हैंड, इतना भारी तो है कि तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। टू बी गिवन एन अवार्ड इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी एक्टर। अभी मैंने आपको उधर बताया कि जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट हो, कैसे पता चलेगा, इसमें आपको कॉमा नहीं दिखाई देगा। जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो, बीच में कॉमा नहीं हो, इसका मतलब यही आपका सब्जेक्ट है। इसका मीनिंग समझने में परेशानी हो तो आप पीछे देखें वर्ब के बाद क्या कहा जा रहा है। इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी एक्टर, हर एक्टर का सपना है क्या कि उसके साथ ऐसा हो, तो पैसिव वॉइस होना चाहिए और ये पैसिव वॉइस ही है। अगर यहाँ टू गिव होता तो गलत हो जाता। टू गिव का मतलब होता है देना, तो इसका मीनिंग हो जाता है कि हर एक्टर का सपना है कि वो अवार्ड दे, नहीं वो नहीं दे, उसको दिया जाए। तो पैसिव वॉइस, टू बी गिवन एन अवार्ड इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी एक्टर, देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। वुड यू माइंड थ्रोइंग द बॉल, क्या आप बॉल फेंकने का कष्ट करेंगे। ये हम मॉडल्स में सीख चुके हैं। सभी रूल्स को थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो भूल जाते हैं। सो वुड यू माइंड के बाद हमें मालूम है कि ING आता है वर्ब के साथ, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, फॉर्मेलिटी से भरी हुई, इसका मीनिंग अभी प्रेजेंट में है। सो क्या आप बॉल फेंकने का कष्ट करेंगे। इफ़ ऑल गर्ल्स वोर सूट्स, ये सेकंड फॉर्म है। कंडीशनल टाइप सेकंड का मतलब है कि हम कोई ऐसी बात सोच रहे हैं जो हमें पता है पॉसिबल नहीं है। सो इफ़ ऑल गर्ल्स वोर सूट्स, अगर सारी लड़कियां सूट पहने, हमें मालूम है ये नहीं होने वाला है। द सेल ऑफ जीन्स विल, अब ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है तो विल की पास्ट फॉर्म लगेगी वुड, ये एज इट इज़ रहेगा। डिक्लाइन मीन्स होता है गिर जाना, जैसे डिमांड गिरना, सेहत गिरना, टेम्परेचर गिरना। सो अगर सारी लड़कियां सूट पहनने लगें तो जीन्स की मांग ही गिर जाए, वुड डिक्लाइन। ही वुड रादर बाय अ न्यू हाउस, वुड रादर भी हमने मॉडल्स में किया कि वो एक नया मकान खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। इसमें लाइक शब्द कभी भी यूज़ नहीं होता। इन दोनों का मतलब, जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो उसका मतलब लाइक अपने आप ही हो जाता है। तो वो एक नया मकान खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। दैन, THAN, दैन टू लिव इन अ रेंटेड हाउस, किराए के मकान में रहने की बजाय। ये भी मैं वैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दैन के फ़ौरन बाद अगर वर्ब आए तो यानी दो एक्शंस में कंपैरिजन किया जा रहा है। जब दो एक्शंस में कंपैरिजन किया जा रहा है तो दोनों एक्शंस की शक्ल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा बाय, कोई टू नहीं, कोई ING नहीं, तो यहाँ पर भी टू नहीं आना चाहिए। हाँ, एक्टिव पैसिव का हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पैसिव वॉइस चाहिए तो B प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन आएगी फर्स्ट फॉर्म और टू नहीं आएगा। सो दैन लिव इन अ रेंटेड हाउस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।